एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मैथ में विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने अभी तक देखा था, क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हम किसी नंबर को देख करके आसानी से पहचान सकते हैं कि यह किस नंबर से ये पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमने देखा था, अभी तक हमने इस पर 3 क्लासों में हमने देखा, जहाँ पर हमने देखा कि भाई हमारा जो यूनिट डिजिट है, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक, ये हमारे नंबर हैं 0 से लेकर के 9 तक, इनसे विभाजन का नियम हमने देखा। छः, 7, 8, 9, ये इतने हमारे क्या है, यूनिट डिजिट है, इनका देखा। 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को देखा हमने, 11 से देखा। फिर हमने एक अलग नियम देखा जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने देखा था कि कुछ अलग तरीके से 7 से विभाजित होने वाली संख्या हैं, 7 से, 13 से, 17 से, 19 से और 23 से विभाजित होने वाले हमने ये संख्याएं देखी थी। इनके लिए अलग रूल देखा था पिछले पार्ट में हमने। अब हम देखते हैं कि आखिर इनका महत्व है कहाँ। हम इनका जो है, इन पर आधारित सवाल जो आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, चलिए ये देखते हैं हम आज। उससे पहले एक चीज़ और हम जान लेंगे, कभी भी हम जब किसी संख्या में किसी का, मान लीजिए हमारे पास ये है 4, एक संख्या 4, हम इसमें किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो हमें जो ये मिला है, क्या मिला, 8 मिला। तो ये जो देखिए, ये किस में गुणा किया, 4 में 2 का गुणा किया गया तो 8 मिला। तो हम 8 को क्या कहेंगे, 8 को कहेंगे 4 का मल्टीपल, यानी ये क्या 8 क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे गुणज। गुणज जा रहेगा लास्ट में, गुणज। और यही हम बात करें, अगर उल्टा देखें, 8 को हमने 2 खंडों में तोड़ दिया है। 8 में हमने 8 को 2 खंडों में तोड़ दिया है। ये है 4 और ये 2 खंड बने हैं इसके तोड़ने पे। तो हम कहें 8 के, अब ये 2 क्या कहें, इनको हम गुणनखंड कह सकते हैं, गुणनखंड, इन्हें हम गुणनखंड कह सकते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं क्या, गुणक कहते हैं। गुणक यानी कि फैक्टर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम, फैक्टर। इंग्लिश में इसको फैक्टर कहते हैं। यानी जैसे हम कहें कि क्या 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, तो हम कहेंगे हाँ है। देखिए 8 को हमने तोड़ा 4 में, और ऐसे ही हम कहें क्या 8 का एक गुणक जो है, यानी एक फैक्टर जो है वो हमारा ये 2 है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 2 क्या है, 8 का गुणक है। दोनों को हम उल्टे सीधे रूप में कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे आप, चूंकि इसका प्रयोग सवाल में होने वाला है। फिर हम कह रहे हैं, अब ये चीज़ हमने कहा, अब हम फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 5 है, 5 में हमने 3 का गुणा किया तो मिला हमें 15। तो 15 क्या है, 15 हम कहेंगे 15 जो है वो मल्टीपल है, यानी क्या है, गुणज है किसका, देखिए 5 में किसका, 3 का गुणा किया तब मिला, यानी 5 का भी मल्टीपल है। और अगर 3 का देखें, 3 में भी 5 का गुणा करके मिला है। तो हम कह लें 15 जो है वो मल्टीपल है किसका, चाहे 5 का कह लें चाहे 3 का कह लें। भाई अगर 5 की तरफ से सोच रहे हैं तो 5 में 3 का गुणा करने पे मिला है, अगर 3 की तरफ से सोच रहे हैं 3 में 5 का गुणा करने पे मिला है। तो जो गुणन, जिसे हम गुणनफल कहते हैं, वो क्या है, उसे हम गुणज कहेंगे। और इधर जो है ये अगर उल्टा चलें तो 15 के गुणक कह लें, 15 के फैक्टर कह लें, या 15 के हम गुणनखंड कह लें। तो 15 के गुणनखंड 1 5, तो हम कहेंगे क्या 5 15 का एक गुणनखंड है। ऐसे ही क्या 3 15 का एक गुणनखंड है, तो कहेंगे हाँ इसके गुणनखंड है ये। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे जा कर के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा काम जो है वो सवाल में हमारे काम आएगा, इसलिए हम यहाँ इसको जान रहे हैं। अब हम फिर से अगर बात करें तो अब आप ये सीख चुके होंगे, हमने जो अभी बताया, क्या बताया हमने, अगर हमने कहा अगर 7 है हमारे पास, इसमें हम 3 का गुणा करें तो हमें मिला 21।
ये इन दोनों को आप उलट भी सकते हैं, इनका क्रम जो है पलट सकते हैं आप। ये भी हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो हमने 7 में 3 का गुणा करके 21 लाया है। तो 21 को क्या कहेंगे, 21 मल्टीपल है किसका, 7 का भी देखिए 7 में भी गुणा करने पर मिल रहा है, 7 का मल्टीपल 21 है, या कहें हम 3 का मल्टीपल 21 है। अगर इधर की तरफ देख रहे हैं ये मल्टीपल है, यानी कि हम कहें गुणज है। लेकिन अगर उल्टा देखें हम 21 की तरफ से देखें तो 21 का 7 क्या है, एक फैक्टर है, गुणनखंड है, यह हम कहें गुणक है। ऐसे हम कहेंगे कि भाई ये देखिए 21 का 3 भी एक गुणनखंड है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम ये जान चुके हैं अब हम ये बात करेंगे कि अगर मैं कह रहा हूँ, देखिए ये गुणनखंड कह रहा हूँ, अगर मैंने कहा कि 7 21 का एक गुणनखंड है, ध्यान समझेंगे आप यहाँ पे, हम कह रहे हैं अगर 7 21 का एक गुणनखंड है तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि यदि मैं 7 से 21 में भाग दूंगा तो क्या होगा, 21 पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, 21 पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। हमें भागफल कुछ मिलेगा, जो भागफल मिलेगा वो इधर वाला ही, यही है भागफल हमारा। देखिए हम इधर उठा करके, इधर ये गुणे में, इधर उठा लाए 7 कर दिया हमने, भाग दिया, देखो 3 ही आया, 7 21, तो ये मिला। तो इस हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी संख्या, अगर मैं कह दूँ एक संख्या हमारे पास, अब यही हम लैंग्वेज में अगर बात करें कि भाई हम कह रहे हैं एक संख्या हमारे पास यक्स है, अगर मैं कहूँ हमारे पास एक संख्या है यक्स है, हम कह रहे हैं इसका एक गुणनखंड है 5, इसका एक गुणनखंड है 5। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यक्स में यदि 5 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल हमें 0 मिलेगा, शेषफल 0 मिलेगा और भागफल कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ प्रयोग करनी है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि मतलब कोई भी संख्या, जैसे हम यहाँ कह लें हमें इस बात को यहाँ हम प्रयोग करने वाले हैं सवाल में कि कोई भी संख्या हो, हमारी कोई भी संख्या हो, वो अपने जो गुणनखंड हैं या हम कह लें जो गुणक हैं या कहें हम जो फैक्टर हैं उनसे पूरी तरीके से बढ़ जाती है। अगर हम कह रहे हैं ये 15 है तो 15 के फैक्टर हैं 3 और 5, तो ये 3 से भी पूरी तरह बढ़ जाएगी, 5 से भी बढ़ जाएगी। तो यदि मैं ये कह दूं, यदि मैं इतना कह दूं भाई 3 15 का एक गुणज है, तो इसका मतलब मैंने ये कहा है कि 3 से 15 में भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता है। अगर पूरे पूरे बटने का मतलब ये है शेषफल 0 आता है। तो इस चीज़ को हम अभी सवाल में प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे जो विभाज्यता का जो नियम था, जिसमें हमने विभाजन पढ़ा, किसी संख्या को देख करके हम पहचान लेंगे, उस पर आधारित सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, ये हम देखते हैं। चलिए हमारा पहला सवाल है ये। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संभावित 2 अंकों की संख्या क्या है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे बड़ी संभावित सभी दो अंकों की हैं। देखिए 2 अंकों की जो ये संख्या है इनमें से सबसे बड़ी संभावित यानी संभावना है इसमें से किसके सबसे बड़े की, क्या कंडीशन क्या है जिससे ये जो नंबर दिया है ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक संख्या है जिससे क्या करेंगे, जिससे इस संख्या को बांटा जाएगा तो पूरी तरीके से बढ़ जाएगा वो। इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई ये क्या है, ये जो संख्या है इसमें से मान लीजिए, हम मान लिए 99 एक संख्या है, इसमें किसी संख्या का गुणा होगा तब क्या मिल जाएगा, तब ये संख्या मिल जाएगी। ये जो हमारी संख्या है 782 ये मिल जाएगी हमारी। तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये किस प्रकार से हम यह पता करने वाले हैं। तो हमें ये पता चला भाई कि ये एक गुणनखंड होगा, अगर जिस संख्या से पूरी तरीके से बटने वाली है वो संख्या, देखिए कह रहा है ना कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अगर हमने 99 को सही मान लिया तो 99 से पूरी तरीके से बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाने का मतलब है 99 से 99 इसका एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक टुकड़ा हमने ले लिया, दूसरा टुकड़ा ये है। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक बात हमें और समझनी है यहाँ पे, वो चीज हम पहले जान लेते हैं। जैसे हम देखें, हमने कहा कि भाई अगर हमने लिख लिया अगर हम यहाँ लिखते हैं 16 इंटू मालूम लिखा 5 लिखा तो कितना मिला 80। तो हमें ये पता है कि 16 से भी क्या होगा, 16 से भी 80 बढ़ जाएगा,
पूरी तरीके से, और ये 5 से भी, चूंकि 80 के ये गुणनखंड है, ये हम कहें गुणक हैं, यानी फैक्टर्स हैं ये। अब देखिए इस 16 को भी मैं तोड़ सकता हूँ, इसको 2 × 2 में तोड़ सकता हूँ। इसका मतलब है 80 5 से भी पूरी तरह विभाजित होगा, 16 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 × 8। अब ये 3 खंड में बांट दिया, अब बराबर 80 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा 80 5 से विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा पूरी तरह, और 2 से विभाजित होगा। और हम तोड़ लें तो 8 को और तोड़ सकते भी ना, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। तो अब हमें ये निकल के आया कि भाई 80 जो है 5 से विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 2 तो यहाँ भी है, चले 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, और तोड़ लेंगे तो ये भी 2 2 में हो जाएगा। तो भाई अगर हम इसको एग्जैक्टली तोड़ लें तो ये क्या होगा, 16 को हम 4 बार 2 × 2 लिख सकते हैं, तो × 5 हुआ बराबर 80 हुआ। तो भाई चाहे इस वाले 2 से विभाजित हो चाहे इस वाले से, इसका मतलब है 80 जो है वो 2 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। इस तरीके से हमने टोटल क्या देखा, जो हमारा 80 है इसके गुणनखंड अगर हम बात करें तो एक गुणनखंड 5 है, एक देखिए 16 है, एक इसका गुणनखंड 8 है, एक इसका 4 है, और गुणनखंड 2 भी है। तो ये इतने संख्याओं से विभाजित हो सकता है। अब यही चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल के बारे में अगर हम सवाल पे बात करें तो हमारा सवाल यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शन में दिए गए हैं इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन क्या करता है, इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है। चलिए अगर हम मान लें कि 88, वो संख्या क्या है 88 है, तो 88 विभाजित करता है, तो 88 एक गुणनखंड होगा उसका, ध्यान देना गुणनखंड 88 इस वाली संख्या का हमारा जो है 21 79 782, इसका क्या है 88 गुणनखंड होगा। और भाई यही अकेले नहीं होगा, ठीक है, इसका एक गुणनखंड होगा, दूसरा गुणनखंड हम मान ले रहे हैं कोई भी संख्या हो गई, के मान लिया हमने, मतलब इसका और उस संख्या का गुणा करूंगा तो इतना मिल जाएगा। भाई के क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि पता चल रहा है ना कि भाई ये इतनी बड़ी संख्या है, 88 ही है। अगर हमने पहला ऑप्शन ले लिया 88 एक गुणनखंड है उसका, तो 88 में किसी संख्या से गुणा होगा तभी तो ये मिलेगा, तो ये है इसका मतलब। अब 88 को भी हम तोड़ सकते हैं। देखिए अब अपने हम विभाज्यता का जो नियम है, जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो हमारे, वो इसमें प्रयोग करने वाले हैं। देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, तो हम इस के को तोड़ नहीं सकते लेकिन इसको तोड़ सकते हैं। हम इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिन पे हमने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, और इसको ऐसे भागों में हम तोड़ेंगे कि उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो पाए। कॉमन होने का मतलब है गुणनखंड के रूप में कॉमन ना हो पाए, यानी उनका मासा एक हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर इसको तोड़े, अच्छा गुणनखंड वाला बात हम एक बार समझ लेते हैं पहले। हम जैसे कह रहे हैं उनके बीच में गुणनखंड के रूप में कॉमन कुछ ना हो, तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 16 है और मान लीजिए एक 12 है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ 4 × 4 में, इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ देखिए 4 × 3 में। इसमें देखिए गुणनखंड के रूप में 4 कॉमन हो गया, दोनों में 4 कॉमन हो गया। तो ये क्या है, ये दोनों संख्याएं हम कहेंगे, इस प्रकार की संख्या हम नहीं तोड़ेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन हो जाए। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो ऐसी संख्याएं लेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसी संख्या मतलब बराबर ना हो जाए। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ये है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि भाई हमने तो यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए हम एक संख्या हमारी है, कोई संख्या हम ले लेते हैं एक, मान लीजिए हमने लिया एक संख्या 36 एक संख्या ली। हम इसको कितने रूप में तोड़ सकते हैं, देखो इसे हम कर सकते हैं 12 और × 3 तोड़ सकते हैं, और कैसे तोड़ सकते हैं 18 × 2 तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 9 × 4 तोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं जो हमने 2 खंड तोड़ के ले आए हैं, ये 2 खंड जो तोड़ के ले आए हैं इनमें गुणनखंड के रूप में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हम 18 और 2 ले लें, देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9, और ये जो 2 वाला है इस टुकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, 2 वाले को लिख सकता हूँ 2 × 1। इन दोनों में देखिए ये एक जो है, एक गुणनखंड के रूप में एक चीज़ क्या हो रही है, दोनों में समान आ रही है, 2 आ रही है, इसमें भी 2 आ रही है। तो इनका हम जब मासा ज्ञात करेंगे तो इसी तरीके से ये चीज़ इसकी मासा हो जाती है।
अगर इनके बीच में कुछ नहीं कॉमन होगा तो हम क्या कहेंगे, इनका मासा एक है, इनका मासा एक होगा, क्योंकि एक सब में कॉमन रहता है। चलिए देखते हैं, जैसे हम अगर ये टुकड़ा उठाए होते हैं 9 गुणे 4 वाला, तो 9 एक टुकड़ा है, 9 को अगर मैं तोड़ूंगा 3 गुणे 3 लिखूंगा, और हम जानते हैं किसी भी संख्या में एक का गुणा कर ही सकते हैं। ऐसे ही 4 को हमने उठाया, दूसरा इसका टुकड़ा 4 है, तो 4 को अगर हमने उठाया तो 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 और 1 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ गुणनखंड के रूप में कॉमन नहीं हो रही है। क्या कॉमन हो रहा है, एक, एक तो सभी में गुणे के रूप में रहता है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में गुणनखंड के रूप में कुछ कॉमन ना हो पाए एक के अलावा, तो वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। हमें जब किसी संख्या को अब तोड़ना है, जो हम तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम किस में तोड़ें, दो सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ें। तो हम यहाँ ये सवाल में जो अप्लाई करने वाले हैं वही अप्लाई करेंगे। हमने कहा भाई 88 से, हम अभी मान रहे हैं एग्जैक्टली ये राइट नहीं है, अभी हम इनमें से पता करने वाले हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो हम देखिए यहाँ पे हमने माना कि पहला कि 88 ही वो संख्या है जो इतने के पूरा तरह विभाजित कर देती है, तो 88 एक गुणनखंड होगा। तो भाई एक गुणनखंड होगा तो यानी 88 में किसी का गुणा किया जाएगा, हमने मान लिया k से गुणा किया गया, तब ये हमारी संख्या मिल गई। क्योंकि भाई गुणनखंड में दूसरा जो गुणनखंड था उससे गुणा किया जाएगा, तो हमारा जो ये गुणनफल के रूप में ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 88 का ये एक मल्टीपल हो गया। अब हम बात करने वाले हैं 88 के ऊपर। 88 को हम दो खंडों में तोड़ने वाले हैं, ऐसे दो खंड में जिनके बीच में गुणनखंड के रूप में कुछ कॉमन ना हो। तो देखिए हम इसको तोड़ सकते हैं 8 गुणे 11 में। 8 और 11 ऐसे टुकड़े हैं जिनमें देखिए इसको हम अगर तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 11 का गुणे 11 गुणे 1 हो सकता है, तो एक ही कॉमन होगा दोनों में और गुणे के। तो यानी हमने 88 को इस रूप में लिख लिया। देखिए यहाँ पे अब हमने अभी इतनी देर में क्या समझाया है वो बात करते हैं। इतनी देर में हमने समझाया क्या कि भाई इधर जो गुणनखंड के रूप, ये इसके गुणनखंड है, यानी इस वाली संख्या के इधर जो पड़े हुए हैं ये गुणनखंड है, और इन गुणनखंडों से हर एक गुणनखंड से इधर वाली जो ये इसका मल्टीपल है, जो बड़ी वाली संख्या है, ये सभी से पूरी तरह विभाजित होती है। तो अब हम विभाजन का नियम लगा लेते हैं अपने। विभाजन का नियम हमारा क्या है, 8 से, यानी 8 से विभाजित होने का मतलब है कि हमने जो विभाजन नियम पढ़ा है कि इकाई, दहाई और जो ये सैकड़ा के स्थान पे, यानी ये 3 अंकों से बनी जो संख्या है ये 8 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी। तो हम बांटते हैं, 8 से 8 9 72 हो गया, बचा कितना 6, 6 यानी ये 62 हो गया। तो देखिए ये 8 से नहीं बट रही है। अगर ये 8 से नहीं बट रही है तो हमारा यहीं पे ये सवाल क्या होता है, यहीं पे हो जाता है भाई अगर ये 8 से नहीं बट रही है तो ये 88 पे से भी नहीं बटेगी, क्योंकि इसे 8 से बढ़ना चाहिए था ना। इन 3 नंबरों से बनी हुई 782 जो संख्या है ये 8 से बढ़ती, फिर हम 11 से चेक करते, 11 से भी बढ़ती, तब हम कहते ये संख्या हमारी 88 से विभाजित हो रही है। लेकिन अभी ये विभाजित 8 से ही नहीं हुई, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, यानी 88 वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 50। तो अब हम मान लेते हैं कि भाई वो गुणनखंड क्या है जिसको कह रहा है जिससे पूरी तरह विभाजित हो, 50 है। तो 50 गुणे हमने एक गुणनखंड लाया के, अब इससे हम लाएंगे ये संख्या में गुणा करने पे मिलनी चाहिए। तो अब हम इसको अगर बांटें, दो टुकड़ों में तोड़ें जो सह-अभाज्य हों, तो सह-अभाज्य में अगर हम 5 और 10 ले लें, 5 और 10 में देखिए 10 में 5 गुणनखंड के रूप में होगा, 5 में भी 5 हो जाएगा, तो वो ये हम नहीं ले सकते। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, और लेते हैं 25 गुणे 2 ले लेते हैं। देखिए क्या ले लें, 25 गुणे 2। अब आप कहेंगे 25 से विभाजित होगी, 25 वाला तो हमने नियम पढ़ा ही नहीं, तो इसको आप 5 गुणे 5 में तोड़ लीजिए। लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे के। अब ये इसका मतलब है ये बराबर ये हुआ, तो ये संख्या क्या है, 2 से भी बटनी चाहिए, 5 से भी बटनी चाहिए, और 5 से, मतलब 2 से और 5 से बटनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ये किससे, 50 से विभाजित होगी। तो 2 से देख रहे हैं, 2 का नियम क्या है कि इकाई का जो अंक है वो सम संख्या होनी चाहिए, तो है, यानी ये पूरी संख्या जो है ये 2 से बटेगी। ठीक है, 2 का तो ठीक है। 5 से बटने का देख रहे हैं, 5 से बटने पर क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 से नहीं बट रही, इसका मतलब ये 50 से भी नहीं बटेगी। तो हमने तुरंत चेक कर लिया, ये बहुत तेजी में हम चेक कर सकते हैं। देखिए हमने देखते ही ये पता कर लिया। ऐसे ही अगला हमें देखना है। अगला है अब 66 जो है, इसको हम तोड़ते हैं। तो इसको हमने तोड़ लिया। देखिए 66 से इंटू के करेंगे तो यही इतना मिलना चाहिए हमें, 21 79 782। अब हम 66 को तोड़ रहे हैं, तो ये 6 गुणे
11 कर लिया हमने गुणे के। अभी 6 को भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि 6 का नियम है 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे के। तो देखिए यानी ये 3 से भी बटनी चाहिए, 2 से भी, और 11 से। 2 से तो बट रही है, हम देख रहे हैं। 3 से बटने का नियम क्या है कि अंकों का योग जो है 3 से बटना चाहिए। हम देख रहे हैं 8 2 10, 10 7 17, 17 और 9, 17 और 9, 9 7 हो गया 16 है 26, 26 और 7 33, 33 एक 34, 34 2 36, यानी 3 से बट रही। देखिए 3 से बट रही है, ठीक है। 2 से भी बट गई, 3 से भी बट गई। अब हम देखते हैं 11 से। 11 का नियम क्या है कि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर जो है या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। हम देख रहे हैं यहाँ ये 9 हो गया, 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, यानी विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग है 18। अब यहाँ देख लें सम स्थानों पे, 9 1 10, 10 8 18, तो ये हो गया 18, घट करके 0 आ गया। या तो 0 हो या वो, ये 11 से बट रही है। इसका मतलब हमें यहाँ मिला कि 66 ऐसा नंबर है जिससे, चूंकि देखिए 3 से भी बट गई, 2 से भी बट गई और 11 से बट गई, तो अब हम कह सकते हैं इनका गुणा जो हो गया ये 66, यानी 66 से भी बटेगी। तो ये अभी तक तो हमें मिल गया, लेकिन हमारा आंसर क्या है, देख क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है जो हमें आंसर चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी। अभी इसमें 99 भी है, अगर ये हो जाता है आंसर हमारा, 99 भी सही हो जाता है तो हमारा आंसर 66 ना सही को 99 होगा। चलिए 99 का देख लेते हैं, 99 का देखते हैं। तो हमारा क्या होगा, अगर हमने माना 99 सही है तो 99 गुणे के होगा, और ये 21 79 782 होगा। अब हम देख रहे 99 के 9 गुणे 11 हम तोड़ लिए हमने, यानी 9 और 11 से चेक कर लें। अभी हमने देखा था इनका योग हुआ था 36, 11 से तो हमने देखा ही था ये बट गई थी, और 9 से भी बट गई। देखिए 9 का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से बढ़ जाना चाहिए। तो देखिए 9 से भी बट रही है, तो देखिए यानी 99 से भी ये संख्या बटेगी। तो हमारी आंसर क्या हुआ हमारा, चूंकि बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए था, 99 हुआ। ये सवाल क्या कह रहा था, आप इसको ध्यान समझेंगे। ये कह रहा था कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे बड़ी संभावित 2 अंकों की संख्या कौन सी है जिससे इसको पूरी तरीके से, यानी इसको विभाजित किया जा सकता है। तो बड़ी से बड़ी हमें ढूंढनी थी, हालांकि हो तो ये भी रही है लेकिन इससे बड़ी ये है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। चलिए इसी तरीके से हम अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है, हमारे पास ये नंबर है, इसमें कहा जा रहा है कितना 7 टाइम्स 9 है, ये है 7 टाइम्स 9 है। इसमें से कहा जा रहा है कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह 125 की एक गुणज हो जाए। भाई इनमें से कुछ संख्या हम घटा दें तो 125 की गुणज, अभी मैंने कहा ना गुणज, गुणज मतलब है 125 में मैं गुणा करूंगा कुछ किसी संख्या से, तो रिजल्ट ये प्राप्त होगा हमारा 999। 999 नहीं प्राप्त होना चाहिए, इसमें अभी हमें कुछ घटाना है वो प्राप्त होना चाहिए, यानी इसमें से हम कुछ घटा लें तो वो संख्या प्राप्त होगी। कहा जा रहा है ना कि इस वाली संख्या में से कुछ घटा दूं, घटा देने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह 125 का एक गुणज होगी। गुणज हमने कहा था, गुणज को आप कैसे याद रख सकते हैं, गुणज मतलब कि गुणा करने के बाद, जा मतलब जन्म लेने वाला, यानी गुणा के किसी में जिसका गुणज कहा जाए, यानी उसमें गुणा करने के बाद जो जन्म लेती है संख्या वो है उसकी गुणज। जैसे हम कहें 3 में 5 का गुणा करूं तो किसने जन्म लिया, 15 ने, तो ये 3 की गुणज है 15, 5 की गुणज है 15, ये आप कह सकते हैं। तो ऐसे 125 की गुणज कह रहा हो जाए ना, तो 125 में हम किसी संख्या से गुणा करेंगे, मान लिया केस गुणा किया तो ये मिल, यानी जो घटाने के बाद जो संख्या मिले इसमें से वो मिल जाए हमें, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो हमने ये सवाल समझा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने बात की थी इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। देखिए क्या अप्लाई करने वाले हैं हम जानते हैं हमारा 5 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर एक सम संख्या यानी 2 से गुणा कर दूं तो 10 मिल जाता है, ठीक है। अगर ऐसे ही 25 हो जाए तो 25 में कितने 5 आ गए, 2 5 आ गए, 2 5 आ गए। अगर हमें इनको इस 10 वाले हिस्से में ले जाना है तो दो दो की जरूरत पड़ेगी, भाई एक जोड़ा इसका बन जाए, एक जोड़ा इसका, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 और 10 का गुणा हो गया 100। इस तरीके से 5 के जितने जोड़े होंगे, जैसे अब 125 हो गया मान लो, इसमें 3 बार 5 आ गया, तो हमें 3 बार 2 की भी जरूरत होगी, 3 बार 2 की जरूरत होगी, और हमें कितना, 3 बार 3 जोड़े बन गए, 3 जीरो लग जाएंगे, यानी 1000 मिल जाएगा हमें। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या ये मिल जा रहा है हमें। अब हम यहाँ बात करते हैं, अब अपने सवाल पर चलते हैं हम।
यानी हमें कम से कम 10 यानी 10 के मल्टीपल में जाने के लिए 5 और 2 का एक जोड़ा होना चाहिए। एक जोड़ा मतलब 5 और 2 का जोड़ा, ये होना चाहिए हमारे पास। अब हम चलते हैं 125 के पास। अगर हम 125 में मान लें, 125 में यदि हमें दहाई वाले में पहुंचना है 100 अभी हम ये मान लेते हैं, ये देखिए कितना है हमारा, ये संख्या हमारी है 9997 टाइम्स। यदि इसमें एक और जुड़ जाएगा तो ये संख्या क्या बन जाएगी, ये संख्या बन जाएगी 7 बार 0 लग जाएगा, एक लिख करके 7 बार 0, यानी हम कह लें 1 करोड़ हो जाएगी ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ हो जाएगी। यदि एक जोड़ दे तो हम यहाँ तक 25 का गुणज कितनी कैसे करके प्राप्त कर सकते हैं। 25 में यदि मैं गुणा करूंगा कितना, 25 में यदि मैंने गुणा किया कितने का, 8 का गुणा किया। अभी हमने कहा ना इसमें 3 बार 5 है, 3 बार अगर 2 लगाऊं तो कितना पहुंच जाएगा, ये 1000 पहुंच जाऊंगा मैं। अब 1000 से हमें यहाँ 3 जीरो है, देखिए 3 जीरो है। अभी हमें 4 जीरो लाने के लिए 4 जीरो वाले से गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर हम 125 में ये जो इतना हुआ ये 1000 हुआ, इसमें यदि मैं इतने से गुणा कर दूं 4 जीरो वाले से, तो मैं अपने इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा जहां पहुंचना है मुझे, जो हमारा 1 लाख है, ये मतलब 1 करोड़ जो है यहाँ मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये है देखिए अब यहाँ पे, इसका मतलब है 125 का। अब देखिए ये जो संख्या, ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या 125, अब इतने का मतलब जो हमने निकाला इसका मतलब समझिए। देखिए ये जो 1 करोड़ है, 1 करोड़ जो है वो उसके ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। देखिए इनका गुणा करने के बाद ये मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब अगर मैं 1 करोड़ को इस 10,000 से भाग दूं तो ये पूरी तरह बढ़ जाएगा, 8 से भाग दूं तो पूरी तरह बढ़ जाएगा, 125 से भाग दूं तो पूरी तरह बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको भाग देता हूं तो। अगर ये पूरी तरीके से 125 से बढ़ जा रहा है, तो मैं अगर इसमें से 125 कम कर लूं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, अगर मैं 125 कम कर लूं तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ, एक टुकड़ा अगर निकाल लिया मैंने तो पहुंच जाऊंगा इसमें से, हो जाएगा मतलब हर जगह 999 हो जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारा, हर जगह 999 हो जाएगा। और क्या यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा, भाई यहाँ पे 125 निकाल लिया हमने तो 125 कम हो जाएगा कितना, 800, यहाँ 875 हो जाएगा, तो 875 हो जाएगा। लेकिन 125 में अलग करने के बजाय देखिए एक पहले से ही कम है, तो कितना कम कर दूं, 124 कम कर दूं, तब भी क्या होगा, संख्या पूरी तरीके से विभाज्य होगी। आप ये बात अगर नहीं समझ पा रहे हैं फिर से हम एक बार देखते हैं कि भाई ये क्या है। हमने कहा अभी हमने ये लाया कि भाई 8 गुणे जो है 125 है, गुणे हमने एक इतने बार से गुणा कर लिया। अब हमें जो मिल रहा है, हमारा रिजल्ट मिल रहा है ये 1 करोड़ वाला, ये वाला। अब इसमें अगर मैं 125 से भाग दूंगा तो 125 के कितने कितने टुकड़े बनेंगे, इतने देखिए कितने, 80,000 टुकड़े बनेंगे, 80,000 टुकड़े। अब यही मैं बात कर रहा हूँ 80,000 टुकड़े, मैं यदि मैं एक टुकड़ा निकाल कर रख लूँ तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, अब ये संख्या बन जाएगी हमारी, भाई एक टुकड़ा निकालने का मतलब है 125 में निकाल लिया तो ये बन जाएगी कितना, लास्ट वाले में हो जाएगा ये, इसकी जगह पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, मतलब 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 875 हो जाएगा। और बाकी इसकी जगह 9, इसकी जगह 9, और इसकी जगह 9, और इसकी जगह 9, इतने 9 हो जाएंगे। कितना, 3 3 6 7 अंक हो गए हमारे। यानी अगर हम कम कर रहे हैं 125 तो 875 पहुंच जा रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए 125 ही कम किया है, तो ये क्या है, ये भी नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा, 125 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा था ना, इसमें से हमने एक ही भाग तो निकाला 125, तो ये भी डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड हमें क्या करना है, हमारा अगर नंबर एक कम होता, अगर एक ये कम होता, जैसे हमें एक कह रहे थे एक कम था, ये 9999 था, तो उसमें से कितना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कम करना होता, 124 कम करना होता। इस बात को यदि आप नहीं समझ पा रहे तो हम आपको एक और एग्जांपल समझाएंगे भी। अब ये देखिए ये नंबर हमारा, हम जिस नंबर पे पहुंचे हैं ये नंबर हमारा ऐसा है जो 125 से विभाजित हो सकता है, यानी होगा, मतलब होगा ही, ये 125 से विभाजित होगा। लेकिन इस नंबर पे हम कहाँ से पहुँचे, इससे पहुँचे, 1 करोड़ से पहुँचे।
यदि मैं 1 करोड़ से कितना कम हुए हैं 125, तो यहाँ पहुँचे हैं जो कि 125 से विभाजित होगा। यदि मुझे यहाँ से पहुँचना होता 999 वाले से पहुँचना होता है यहाँ पे, तो कितना घटाते भाई, एक ही तो कम करना था, यानी 124 घटाते। तब उस केस में यहाँ तक पहुँचने के लिए हम कितना घटाते, 124 घटाते, तब हम यहाँ पहुँच जाते। और ये नंबर क्या होता है, ये 125 से विभाजित होता। तो ये देखिए 125 124 घटाने पे ऐसा होगा। चलिए हम ये बात समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, एक ले लेते हैं हम छोटा सा एग्जाम्पल, तब आप ये समझ पाएंगे। मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली है, खुद से हम ले ले रहे हैं 30, मान लीजिए हम ले ले रहे हैं 30, और हम कह रहे हैं ये 5 गुणे 6 से बटेगी और ये 30 हो जाएगी। ठीक, ध्यान समझिए, यही अभी हमने किया था, उससे हम अभी कंपेयर कर लेते हैं। 5 से मैं जब इसे बांटूंगा, देखिए तो कितने टुकड़े निकल के आएंगे, जो दूसरा गुणनखंड बचा हुआ है उतने टुकड़े निकल के आएंगे, यानी 6 हम कह लें 6 के 5 टुकड़े निकल के आएंगे, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 6 के 5 टुकड़े निकल के आएंगे। देखिए ये इनको हम जोड़ लें तब भी क्या मिल जाएगा हमें, यही चीज़ जो गुणा की हुई जोड़ करके लिख दी हमने, कितना हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये कब मिला हमें, जब हमने 5 से डिवाइड किया तो एक टुकड़े का हिस्सा आया 6 के, ऐसे 6 के कितने टुकड़े बनेंगे, 5 टुकड़े बनेंगे, 30 हो जाएगा। अगर मैं ये टुकड़ा कह रहा हूँ मैं ये वाला छोड़ दूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, 24 पे पहुँच जाऊँगा। क्या 24 भी हमारा जो है, 24 जो है हमारा वो 6 से डिवाइड हो पाएगा, देखिए जो 24 है ये 6 से डिवाइड हो पाएगा, तो हम कहेंगे हाँ 24 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 24 भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कहता, यदि मैं कहता कि मैं एक घटा लूँ, यहाँ कह दूँ 29 से मुझे 24 पहुँचना है, अगर 29 से 24 पहुँचना है मैं कहूँ, तो आप कितना कम करेंगे, देखिए यहाँ से, अब आप यहाँ से अभी तक के 30 से कितना कम कर रहे थे, एक टुकड़ा कम कर रहे थे, पूरे 6 कम कर रहे थे, तब भी जो पहुँच रहे थे वो भी 6 से डिविजिबल नंबर था, 6 से विभाजित होने वाला नंबर था। लेकिन अब अगर मैं कह रहा हूँ 29 से आपको 24 पहुँचना है, चूँकि विभाजित होने वाला ही नंबर चाहिए हमें, तो आप कितना कम होंगे, एक ही कम का, एक इससे एक कम होंगे ना, यानी कि 6 की बजाय आप कितना कम होंगे, 30 में से आप, मतलब 29 में से कितना, 6 की बजाय 5 कम होंगे। तो वही चीज़ वहाँ की जा रही है। अब इसे फिर से अपने एक बार ध्यान से आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमने इसको कैसे हल किया है। तो 124 कम होगा यहाँ से, ये आंसर हमारा। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा सवाल है, कह रहे कोई संख्या, अच्छा यहाँ पे ये 10, ये यन जो है 10 की पावर है, यानी ये ऐसे है 10 टू पावर 1 माइनस 1, इस फॉर्म में संख्या है। कोई संख्या जो इस तरीके से दिखती है, ये सदैव 11 से विभाजित होती कहा जा रहा है, जहाँ यन एक प्राकृतिक संख्या होगी। पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है जो नेचर में हम, चूँकि हम नेचर में काउंटिंग शुरू करते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इस तरीके से कि नेचर में हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। भाई किसी भी संख्या का, किसी भी चीज़ का अस्तित्व तभी शुरू होता है जब वो 1 हो जाती है, 0 है तब तक हम उसे काउंटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है कि मतलब अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6, और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये अनंत तक होती है, यानी क्रम से रहेगी इसे नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यन एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होने का मतलब ये नहीं है कि ये क्रम से ही है 1 2 3 4, आप कोई भी नंबर होगा नेचुरल नंबर होगा। जैसे हम कहें क्या, एक जैसे सम संख्या, इसमें से अगर नेचुरल नंबर में से हम अलग कर लें, सम संख्या क्या होती हैं, सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य होती हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली जो संख्या है हमारी, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 0 हो गई, ये सब क्या हो जाएगी, ये सब हमारी सम संख्या हो जाएगी। ये हमारी सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वो विषम संख्या होती है। 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ऐसे ये विषम संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या जो खुद से बटे, और 1 से तो हर संख्या बढ़ती है, खुद और 1 के अलावा जो अन्य से न बटे वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे कि अगर मैं कहूँ अभाज्य संख्या 2, देखिए पहले 2 से है, 3 है, 5 है, 7 है, ये अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि भाई आप यन को एक प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। तो चलिए हम देखें, यन को एक प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, लेकिन यन प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, क्या 2 वाली हो, मतलब सम संख्या वाली होगी या विषम संख्या वाली। पहले तो हम बात करते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये सदैव 11 से विभाजित होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 11 में किसी का गुणा करते हैं हमें, तो संख्या जो मिलती है 10 की घात n-1 के रूप में ये मिलती है।
ठीक है, ये हमें मिलती है। मतलब ये 11, ये जो संख्या आएगी ये 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी। चलिए ठीक है, ये 11 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब हम इस यन का मतलब है एक प्राकृतिक संख्या, यानी यन का मान आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ऐसे कुछ भी रख सकते हैं आप। अगर हमने यन का मान, अब पहले ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन के यन का मान हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे, जो कहा जा रहा है यन एक विषम संख्या। अगर यन एक विषम संख्या है तो यन का मान क्या हो जाएगा? यन का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहा जा रहा है ना यन एक विषम संख्या, अगर यन एक विषम संख्या होगी तो इसका मान ये होगा। हम 1 रखते हैं इसका मान, तो देखिए 10 की घात 1 हो जाएगा भाई, तब क्या बन जाएगी? 1 रखा हमने, 10 की घात 1 माइनस 1, तो घट के हो जाएगा 9। अब देखिए हमने कहा इधर जो नंबर होगा, कोई भी नंबर, आप कोई भी इसमें से कोई भी नंबर रखें तो जो यहाँ रिजल्ट मिला 9 मिला। अब ये 9 क्या 11 से विभाज्य होगी? नहीं होगी, किसी हालत नहीं होगी। तो इसका मतलब है अगर हम 3 रखेंगे, देखिए अगर 3 रखा हमने तो हो जाएगी 1000, यानी 3 घात मतलब 1000, माइनस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 999। अब ये 11 से विभाजित करेंगे तो 11 से ये भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 11 के विभाजन का नियम है। देखो सम स्थानों, जो विषम स्थानों पे हैं उनका योग हो गया 18, और सम स्थान पे जो है 9। 18 और 9 का घटाएंगे 9 आएगा योग, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं आया, तो यानी विभाजित नहीं हो रही थी कि विषम होने पर यन का मान विषम मानने पे 11 का मल्टीपल निकल के नहीं आ रही चीज़ें, मतलब 11 से नहीं विभाजित हो रही है। तो पहला गलत हो गया हमारा। दूसरा देख लेते हैं हम कि भाई अगर हमने रख दिया यन एक अभाज्य संख्या रख दी। अभाज्य संख्या का मतलब है यन का मान मैं रखने वाला हूँ 2, 3, 5, 7। तो अब देखते हैं हमारा 10 की घात जो यन था -1, ये क्या बन जाएगा? अगर हमने 2 रख लिया तो 2 रखने पे हो गया यन की घात 2 यानी 100। 100 में से 1 घटाया हमने 99, ये देखिए 11 से बढ़ जाएगा। पहले ही केस में बढ़ गया, हर स्थिति में बढ़ना चाहिए। 3 रखते हैं, 10 की घात अगर मैं 3 रख लेता हूँ, 1 घटाता हूँ तो ये 1000 हो गया, 1 घट गया 999 हो गया। अभी हमने देखा था ये नहीं बढ़ता है, तो इस स्थिति में तो नहीं बटा भाई, हर स्थिति में लागू होना चाहिए, तो नहीं बटा, तो मतलब हमारा ये भी फेल कर गया कि भाई ये जो यन है ना वो एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अगला देखेंगे सम संख्या। यन एक सम संख्या अगर, तो सम संख्या हमारी जो होती है 2, पहली सम संख्या 2 है, पहले सम संख्या 2 नहीं है, हाँ पहले सम संख्या में आएगी 2, अभाज्य संख्या होती है 2, और सम संख्या भी होती है। यानी यन का मान हो गया पहले 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। अब हम ये रख के देखते हैं तो 10 की घात यन -1 का मान क्या आएगा? यन की जगह हमने 2 रखा, 100 हो गया, 100 में से 1 गया 99, हमने देखा ये बढ़ जाएगा 11 से। यन का मान हमने 4 रखा, 4 का मतलब हो गया 10,000, 10,000 में से 1 घटेगा तो 9,999 हो जाएगा। देखिए इसे हम 11 से बांटेंगे, देखिए ये विषम स्थानों पर अंकों का योग, ये सम स्थानों का अंकों का योग, घटाएंगे अंतर आ जाएगा 0, जो कि 11 से बढ़ रहा है। देखिए ये भी बढ़ रहा है। चलिए 6 घात देख लेते हैं। 6 रखेंगे तो मिलेगा 1 के बाद 6 0 -1, तो अगर घटा देंगे 1 के बाद 6 0, अगर हम घटा देंगे 1 तो मिलेगा हमें 6 बार 9, 6 बार 9। अगर यहाँ भी अंकों का योग देखेंगे 11 से, देखिए ये 27 है अंकों का योग विषम स्थानों पे, सम स्थानों पर जो अंक है उनका भी 27 है, घट के 0 हो गया। तो इस स्थिति में भी क्या मिल रहा है हमें? 11 से बढ़ रही संख्या। तो सम संयन का मान अगर मैं सम संख्या रखूं तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये नंबर हमेशा बढ़ता रहेगा, किससे? 11 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये आंसर हो गया हमारा कि भाई यन का मान आप सम रखिए, उस केस में ये सभी से बढ़ता रहेगा, हमारा ये आंसर हो गया। अगला हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है यहाँ पे, इनमें से कौन 132 से विभाज्य है? अब देखिए ये, अब सवाल पहले बहुत आसान से सवाल आते थे, अब इन सवालों को थोड़ा और जो है बड़ा बना दिया जा रहा है, मतलब थोड़ा कठिन बना दिया जा रहा है। कैसे? देखिए यही सवाल क्या हो सकता था। अब हम कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो इतने से विभाज्य है। इतने से विभाज्य होने का मतलब है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो आपको मिलेगी। पहले आप इसका मतलब समझिए कायदे से, ठीक है। पहले इसका मतलब है कि भाई 132 में मैं गुणा करूंगा, और भाई अभी दूसरी वाली गुणा करने के बाद ये मिलेगी या ये मिलेगी या ये मिलेगी या ये मिलेगी। अगर तो हम रखेंगे भाई या तो आपको ये मिलेगी, क्योंकि 132 से विभाज्य है ना, तो 132 से विभाज्य है, 132 में किसी का गुणा करने के बाद ये मिल जाएगी। भाई मिलने का मतलब है ये 132 का कोई गुणज होगी। गुणज का मतलब 132 में किसी से गुणा करूंगा तो ये परिणाम प्राप्त होगा, तभी तो विभाज्य होगी। अगर ये विभाज्य है तो भाई इसी गुणनखंड से तो विभाजित होती है, हमने बात की। तो अब 132, अब हम यही चीज प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा।
अब हम ये कैसे डिवाइड करेंगे, जो बढ़ जाएगा 132 से वो होगा। अब ये सवाल कैसे पूछी जाती है पहले देखिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 132 को हम तोड़ेंगे, पहले 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, पहले 2 टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करते हैं, और 2 टुकड़े जो होंगे हमारे वो ऐसे होंगे जो सहभाज्य जो हम कह लें, या अभाज्य में आप तोड़ सकते हैं, सारे टुकड़े अभाज्य हो जाए। जैसे हम देखिए इसको तोड़ेंगे, ये 12 गुणे 11 कर लेते हैं, तो यानी ये संख्या हमारी 11 से भी बढ़नी चाहिए और 12 से बढ़नी चाहिए, तभी 132 से बढ़ेगी। तो 12 को भी हम 12 का कोई नियम पढ़े नहीं है, 12 एक क्या है, भाज्य संख्या, इसको भी तोड़ लेते हैं 3 गुणे 4 में। तो अब ये हम जो चेक करने वाले हैं, हमारी जो संख्या इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से भी बढ़ रही है, 4 से भी बढ़ रही है और 11 से भी बढ़ रही है। अगर कोई संख्या इन सब से विभाजित होती है तो हम कहेंगे इनका जो गुणा कर लें तो क्या मिलेगा, 132। तो 132 से विभाजित होगी। ये बात आप समझ रहे हैं। पहले ये सवाल ऐसे ही आता था। देखिए छोटा सवाल कब होता, जब ये सवाल ऐसा होता कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो हमें क्या करना पड़ता, सिर्फ 3 का नियम चेक करना पड़ता। लेकिन अब ये सवाल इतनी बड़ी हो गई कि हमें क्या चेक करना पड़ता, 3 का नियम भी इसी में चेक करना पड़ेगा, 4 का भी चेक करना पड़ेगा, और हमारा जो ये है 11 का भी चेक करना पड़ेगा। भाई ये तीनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी 132 से विभाजित होगी। तो देखिए सवाल में कितने, मतलब 3 सवाल आप कह लीजिए समाहित कर दिए गए यहाँ पे, कि भाई 3 से भी चेक करना पड़ेगा हमें। ये एक सवाल ऐसी बन सकती थी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से पूरी तरह विभाजित होती है, एक सवाल हो गई। दूसरी सवाल हो सकती थी, इन चारों संख्याओं में कौन सी संख्या जो 4 से विभाजित हो सकती है। एक इसमें सवाल बन सकती थी, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या जो 11 से विभाजित हो सकती है। तो ये 3 सवालों को एक साथ में देखिए मिलाकर कह दिया 132 से विभाजित हो सकती है। तो 132 को हमने ये पहले गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया। अब हमें तीनों से नियम चेक करने पड़ेंगे। चलिए चेक करते हैं। बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं विभाजिता के नियम से, हमें कुछ उठाना ही नहीं है, कॉपी पेन उठाना नहीं है, सीधे हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भाई, लेकिन आपका भाग जो है वो तेज होना चाहिए। 4 गुणे 3 गुणे 11, यानी अगर मुझे चेक करना है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा 4 से, देखूंगा 4 से देखने पे देखेंगे हम कौन सी कट गई, जो कट जाएगा उसे हटा देंगे। मतलब इनमें से किसी से भी एक से नहीं बटा तो वो 132 से नहीं बढ़ सकता है, ये ध्यान रखना। तो अब 4 से करेंगे, देखिए ये अंतिम 2 अंक 4 से बढ़ने चाहिए, 18 है, नहीं बढ़ सकता है, गलत, ये नहीं हो सकता, अब आंसर सही नहीं हो सकता। इसमें 4 से ये बढ़ सकता है, ये भी बढ़ सकता है, ये भी बढ़ सकता है। अब ये 3 ऑप्शन हमारे सही है, अब तीनों में ही चेक करना है मुझे। 3 का देखता हूँ, चलिए 11 का नियम लगा लेते हैं, या 3 का नियम पहले लगा लेते हैं। 3 का बाद में लगाएंगे, चूंकि 3 में अंकों को जोड़ना पड़ता है, 11 का नियम लगाते हैं। 11 के नियम में यदि मैं देखूँ तो ये 7 5 12 हो गया, 7 5 12 और 8 2 10 हो गया। देखिए यहाँ क्या हुआ, 7, ये पहला अंक, तीसरा 7 5 12, 7 5 12 और 0, विषम अंकों का योग आया 12 और सम अंकों का योग आया 10, घटाया तो 2 मिला। हमें क्या मिलना चाहिए 11 के नियम में, या तो 0 मिलना चाहिए या 11 का कोई गुणनखंड मिलना चाहिए, मतलब मल्टीपल मिलना चाहिए, इसका कोई गुणज मिलना चाहिए। नहीं मिला तो यानी ये 11 से नहीं बटेगा, यानी ये भी कैंसिल। यहाँ देखेंगे, यहाँ हो गया 5, यानी सम विषम स्थानों पे स्थित अंकों का योग हो गया 5 और सम स्थानों पे 4 हो गया, घटाया तो 1 मिला, ये भी कैंसिल। अब हमारा ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करना है, यही ऑप्शन हमारा है। चलिए देख लेते हैं हम। अगर हम देखें 11 से बढ़ने का 3 1 4 हो गया, 4 और 8 8 4 12 हो गया, और यहाँ 8 4 12 घटाने पे 0 हो गया, यानी 11 बढ़ गया ये। और देखिए बाकी क्या बचा, अब 3 बचा, 3 से हम देख लेंगे, ये अंकों का योग जोड़ते हैं, 8 4 12 1 13, 13 और 11 मिला के हो गया 24। देखिए 3 से बढ़ रहा है, तो ये संख्या हो गई। इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एग्जाम में आजकल ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, ये आप ध्यान देंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल इसी प्रकार का हमारा है। अब यहाँ पे थोड़ा और देखिए, इसको डिफिकल्ट बनाया गया है। यहाँ पे 2 अंक नहीं दिए गए आपको, कह रहा है 80 से, बता दिया गया आपको ये 80 से विभाज्य है, यानी जो संख्या 80 से विभाज्य है। 80 गुणे हम कोई एक नंबर मान ले रहे हैं के, तो मिलना चाहिए ये, क्योंकि ये जो 80 से विभाज्य संख्या वो ये मिलना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ चालाकी से लगाएंगे, 80 को हम ऐसे तोड़ेंगे, 80 के 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, या आप सारे अभाज्य संख्याओं में तोड़ लीजिए। 80 को हम कर सकते हैं, 16 पंचे 80 होता है, तो 16 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हम तोड़ लिए, और 5, ये देखिए सारे अभाज्य टुकड़े हमने तोड़ लिए। यानी ये जो संख्या हमारी जो इधर वाली है, ये 2 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी। हम जानते हैं, पहले ये ध्यान देते हैं, 5 से विभाजित करने के लिए हमारा नियम क्या कहता है कि भाई अंतिम अंक या 0 हो या 5 हो, ठीक है, या 0 हो या 5 हो। अगर हम 5 रख लेंगे, अंतिम अंक सोचो, अगर 5 रख लेंगे तो 2 से नहीं बटेगा, तो हमारा फिक्स हो गया कि y का मान क्या रखना है, मुझे 0 ही रखना है, क्योंकि हम जानते हैं 2 से भी बढ़ना चाहिए ना वो संख्या। तो ये चूंकि यहाँ 2 पे ही है, 2 का भी बढ़ना चाहिए। अगर मैं 5 रख देता हूँ तो 5 से तो बढ़ जाएगा, लेकिन 2 से नहीं बटेगा, तो इसलिए y का फिक्स हो गया कि 0 रख दिया। जब 0 रख दिया तो ये संख्या क्या बन गई, ये बन गई 6 5
3x और यहाँ 0। अब देखिए अब किससे बटनी चाहिए, 2 से बटनी चाहिए। 2 से बटने के नियम में तो हम यहाँ पे क्या रख पाएंगे भाई, 2 के से बटने के नियम में हम पहले योग देखते हैं, अंतिम अंक है 2 से बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। लेकिन अब और हम देख लेते हैं यहाँ पे गुणनखंड ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुणे, मतलब इनको मैं मिला लूँ तो ये 4 गुणे भी हो सकता है, 4 गुणे 10, 4 गुणे 4 यानी 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। 4 से भी बटना चाहिए। 4 से बटने का नियम क्या है, यहाँ पे स्थित अंकों का योग क्या होना चाहिए, 4 से बटना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ क्या, यहाँ पे रख लेते हैं हम कुछ ऐसा नंबर, भाई हम अगर 1 रखेंगे, कुछ भी रख लेते हैं हम यहाँ पे 1 रखेंगे अगर हम, तो 4 से नहीं बटेगा। 2 रखेंगे 20 यानी 2 रखा जा सकता है, x का मान 2 रख सकते हैं हम। लेकिन अभी हमारा ये कंफर्म नहीं हो भाई, हम 8 से, ये क्या किया 2 से देख लिया हमने, 8 से भी देख लेते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16 हो सकता था ना, तो 8 से भी चेक करना पड़ेगा हमें। 8 से चेक किया हमने, जब इसे 8 से चेक करेंगे तो 8 का रखेंगे 3 अंकों पर बढ़ना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे क्या रखा 2 रखा है तो 8 से भी बढ़ रहा है, देखो 8 चौके 32, ये भी हो गया। यदि अब यह आप 16 से बांट लीजिए, देखिए 16 से 4 स्थानों पर स्थित अंकों का बढ़ना चाहिए। तो अगर 2 रखा है हमने तो 16 3 48, 48 के बाद बचा कितना 48, 48 5 53 ना, 16 3 48 5 53 हो गया, 5 हो गया 48 5 53 हो गया, यानी 5 और 2 यहाँ 5 2, 16 3 48 और बचा यहाँ पे 48 4 0, 16 से नहीं बटा, तभी हम ये नंबर नहीं कह सकते कि अभी ये होगा। 2 ना रख करके हम क्या रख सकते हैं यहाँ, अब क्या रख सकते थे, 4 रख सकते थे हम, क्योंकि 4 से बैठना चाहिए। 4 रख दिया हमने, 4 पे देखते हैं। थोड़ा हम इसको ध्यान से देखते हैं कि भाई ये हमने क्या किया यहाँ पे, हम बेहतर रूप से इसको ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आप 16 से बांट के देखिए, सबसे बढ़ जाएगा। यानी सबसे पहले हमारा जो तरीका है, हम इसको उसमें बांट, देखिए उससे बांटने पे दिक्कत हो गई। 80 को हम क्या करते हैं, 2 टुकड़े बनाते हैं। सामान्यतः हम क्या करेंगे, 2 टुकड़े बनाएंगे, दोनों शाहबाज बनाएंगे। देखिए इस तरीके से कितनी हमें टाइम लग गया कितना, लेकिन टाइम नहीं लगाना, हमें क्या करना है, इसे 2 ही टुकड़ों में तोड़ेंगे, 16 गुणे 5 में। अगर ये कोई संख्या 16 से बढ़ जाएगी तो वो 8 से भी बटेगी, 2 से भी बटेगी, 4 से भी बटेगी, इसलिए हमें 16 से ही चेक करना है, 16 और 5 से। तो पहली बात तो 5 से बटने के लिए हमने कहा अगर 16 से बटनी है तो वो 2 से बटनी चाहिए। तो इस तरीके से y का मान तो 0 आ गया हमारा, क्योंकि हम 0 रखेंगे तभी बटेगा, किसे तभी बटेगा ये, मतलब 16 से तभी बटेगा, या हम कह लें 2 से तभी बटेगा। तो इस तरीके से 5 ना रखा, अगर 5 रख दूंगा तो नहीं बटेगा, सम संख्या से नहीं बटेगा, इसलिए y का मान 0 हो गया। अब ये संख्या बन गई हमारी 653x 0। अब यहाँ ध्यान देखिए, 16 से बटने का नियम क्या कहता है, 4 स्थानों पे जो ये अंक बने इनसे बनी हुई संख्या क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए 16 से। तो मैं 16 से बांटने चल रहा हूँ, 16 से जब बांटूंगा तो यहाँ देखूंगा 16 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 16 3 48, 48 चला गया, हमें तो बचने वाला देखना है 48 और 5 53 हो गया। 5 के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर रखना है हमें, 16 3 48, 48 और 5 53, हमें यहाँ एक ऐसा नंबर रखना है जो क्या होना चाहिए 5। अगर हम 5 ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। अगर हमने 9 रखा है यहाँ पे तो क्या हो, देखिए अगर 9 रखूँगा तो 16 3 48, 16 चौके 64 होगा, 16 3 48 हुआ। 48 के बाद कितना बचाना चाहता हूँ मैं, 48 के अगर मैंने 48 घटाया इसमें से, देखिए कितना बचा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 48 हमने घटाया तो 11 बचा। 11 के बाद वो 0 हो जाएगा, 11 के बाद 0 बचेगा, तो वो बटेगा नहीं। तो हम क्या 9 ना रख करके 8 रख के देख लेते हैं, तो 10 बच जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा, जो कि 16 से नहीं बटेगा। तो 8 ना रख करके हम क्या रखते हैं, अब 7 रख लेते हैं। 7 रखते हैं तो 48 में से 9 बच जाएगा, नहीं होगा, ठीक है 6 रख लेते हैं हम यहाँ। 6 रखने पे यहाँ 8 बच जाएगा, 16 पंचे 80, ये बढ़ जाएगा देखिए। तो 6 रखना पड़ेगा, यानी x का मान 6 रखना पड़ेगा हमें, x का मान हमें 6 रखना पड़ेगा। तो हमारा हो गया ये क्या, x का मान हो गया 6 और y का मान हो गया 0, दोनों का योग हो गया 6। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, यदि ये 11 से विभाज्य है, देखिए ये छोटा सा सवाल आ गया, 11 से विभाज्य है तो हमें क्या रखना है, करेक्ट k का मान क्या रखें हम।
अच्छा यहाँ पे देखेंगे के का मान आप 9 से बड़ा तो रख नहीं सकते, ठीक है, 9 से बड़ा रख नहीं सकते क्योंकि एक ही अंक रखना है, के का मतलब एक अंक है वहाँ पे, तो हम इतना मान रखेंगे। अब देखते हैं, पहले हम जोड़ के देखते हैं सम स्थानों पे, 3 और 6 जोड़ लिया 9 हो गया। सम स्थानों का जोड़ रहा हूँ, 3 और 6 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, सम स्थानों का योग हो गया 13। विषम स्थानों का देखता हूँ, यहाँ 5 है और 2 है, 5 2 7 तो हो गया, लेकिन अब देखिए या तो इनके घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 7 में 6 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका भी योग हो जाएगा 13 और घटा के 0 कर लेना है, तभी 11 से बढ़ जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, के का मान है 6, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे 11 वाला अगर है ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा है, देखिए क्या कर रहा है, ये संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है तो 72 गुणे के यानी कि इतना मिलना चाहिए हमें। 72 का मतलब 2 भागों में तोड़ लूँ मैं, 8 9 72, देखिए दोनों सहभाज्य है, इससे तोड़ लिया। अब 8 से बढ़ने का नियम देखूंगा और 9 से बढ़ने का नियम देखूंगा और की का मान वही रखेंगे। 8 से बढ़ने का नियम ये कह रहा है कि लास्ट में ऐसा रखिए कि 3 अंक जो है यहाँ पे, ये नंबर क्या था हमारा, ये 42573 के, यहाँ आप ऐसा नंबर जो रखने वाले हैं, इससे जो ये संख्या बनेगी यहाँ पे, ये क्या होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। पहले मैं 8 से विभाजित करके देखता हूँ क्या रख सकता हूँ। 8 से विभाजित करूंगा तो ये दोनों बटेगा, 8 9 72, एक बचा, एक बचा, एक के बाद क्या हो सकता है यहाँ, एक के बाद मैं क्या क्या रख सकता हूँ 8 से बांटने के लिए, एक के बाद 8 दूनी 16 ही रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ केवल। देखो भाई यहाँ पे जो है जो होगा यहाँ आएगा, 16 रख सकता हूँ और कुछ नहीं रख सकता, देखिए एक बचा है, तो यानी के का मान हो गया कितना, 6। अब देख लेते हैं क्या ये 9 से बढ़ रहा है, 6 रखते ही 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 9 18 और 9 27, 27 हो गया योग, देखिए ये 9 से भी बढ़ रहा है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं ये। अच्छा अभी हमने एक जो बात की, शायद आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, यहाँ हमने क्या कहा कि पीछे वाले हम सवाल पर थोड़ा सा और थोड़ी चर्चा करते हैं। पिछला हमारा जो सवाल है यहाँ पर जो हमने बात की, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, कन्फ्यूजन हमें नहीं क्रिएट करनी, यही बात ध्यान देनी है। अगर हमने यहाँ पे कहा, अगर मैं कह रहा हूँ कोई संख्या 16 से विभाजित हो रही, ध्यान दो, कोई संख्या 16 से विभाजित हो रही, इसका मतलब 16 उसका एक गुणनखंड है, 16 एक गुणनखंड है, हम कह रहे हैं, मान लीजिए हमने कह लिया 80, कह लिया ये 80 है, ठीक, तो देखिए 80 16 से विभाजित हो रहा है, तो हम केवल ये चेक कर लें, अगर 16 से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो देखिए वो किससे विभाजित होगी, वो 2 से भी होगी, क्योंकि 16 में 2 शामिल है, देखिए 2 से भी होगी, क्योंकि 2 गुणे मैं लिख सकता हूँ 8, और वो 8 से भी विभाजित होगी, यानी मैं 16 से चेक कर लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर 16 से विभाजित हो रही है तो 8 से जरूर विभाजित होगी, 2 से जरूर विभाजित होगी, 16 को मैं 4 गुणे 4 भी ले सकता हूँ, यानी ये 4 से भी जरूर विभाजित होगी, यानी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मैंने 16 से किसी संख्या को चेक कर डाला कि भाई 16 से विभाजित हो रही है, तो 16 को तोड़ूंगा, जिस खंडों में टूट रहा है उन खंडों से भी वो संख्या क्या होगी, विभाजित होगी, यानी हमें उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी मैंने अगर 16 के नियम को लगा करके चेक कर लिया कि 16 के नियम से विभाजित हो रही है, तो अब मुझे 8 से 4 से 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे ये विभाजित ही विभाजित होगी यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया था ये वाला नियम कि भाई 16 से देख लें। लेकिन अगर आप ये कभी उल्टा कर लीजिए, अगर उल्टा आपने कर लिया कि भाई आपने चेक कर लिया 2 से विभाजित होने का नियम, जैसे हमने इसको तोड़ दिया था, यहाँ पे हमने देखिए क्या, अगर इसी सवाल की बात करें, हम पहली बार में क्या गलती कर रहे थे, हम कह रहे थे ये संख्या 80 से विभाजित है, तो 80 गुणे के किया हमने और ये हमने नंबर रखा 653 XY। हमने कहा इसको हम तोड़ लेते हैं, पूरे पूरे अभाज्य टुकड़े में तोड़ लेते हैं, यानी 16 को हमने 2 गुणे 2 तोड़ लिया, गुणे हमने 5 तोड़ लिया। यहाँ समस्या क्या क्रिएट हुई देखिए, हमने देखा कि इसको मैं देख लेता हूँ 5 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, ये देख लो, तो 2 से हमने चेक तो कर लिया, 2 से चेक करने का नियम अलग है, 2 से चेक करने के बाद मैं ये नहीं कह सकता ना कि ये संख्या 16 से विभाजित होगी, तो 2 से मुझे चेक करना पड़ा, 2 से चेक करने के नियम में मैं यहाँ अलग नंबर रख सकता हूँ, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, 16 से अगर आपने डायरेक्ट चेक किया होता तो 2 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो हमने बाद में किया। इसका मतलब हमें ये समझना है कि भाई हमें हमेशा अभाज्य टुकड़ों में नहीं तोड़ना है, जो हमें यहाँ संख्या दी गई है उसे अभाज्य टुकड़ों में नहीं तोड़ना है, उसे किस में तोड़ना है, उसे तोड़ना है 2 सहअभाज्य में, बड़ी से बड़ी संख्याएं लीजिए, दोनों को सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब दोनों में गुणनखंड के रूप में कुछ कॉमन ना हो एक के अलावा, यानी इनका मासा होना चाहिए एक, ऐसे संख्याओं में तोड़िए और उनसे विभाजन का नियम चेक कीजिए, उससे आप क्या होगा, जल्दी से पकड़ पाएंगे हर चीज़ें। तो हमने ये देख लिया, आज हमने देखा कुछ सवाल, अब अगले पार्ट में देखेंगे
आज यहीं तक रखते हैं।